Hello, champs. I hope you all are doing great. Welcome to our Level Up series video number 2. ये Level Up series क्या है? Now, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपकी CUET प्रेपरेशन के लिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस, कुछ हटके क्वेश्चंस जिन्हें सॉल्व करके आपको लगेगा कि हाँ अब मजा आया और आपकी प्रेपरेशन पहुंच जाएगी टू द नेक्स्ट लेवल. दैट इज वाई द नेम लेवल अप सीरीज. जो इस वीडियो सीरीज से रिलेटेड मेरा प्रीवियस वीडियो था विच वाज द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, उस वीडियो को आपने काफी पसंद किया और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैं इसे कंटिन्यू करूं. इसलिए सभी चैप्टर्स में से आपको मिलेंगे लेवल अप क्वेश्चंस टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. और प्लीज इस वीडियो सीरीज को अपना प्यार दिखाइए सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू ब्रिंग दिस ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज. राइट, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर नंबर तो वैसे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट है, बट चैप्टर इज गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये दोनों ही चैप्टर्स हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं. इन सम बुक्स दिस इज एक्चुअली वन चैप्टर. ये चैप्टर इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें से बनते ही नहीं है, बट फिर भी ये कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करके आपको सभी कॉन्सेप्ट्स की एक अच्छी रिवीजन मिल जाएगी. ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं. एक्स वाई यहाँ पे पार्टनर्स हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ऑन द एडमिशन ऑफ जेड. तो क्या ये एडमिशन का क्वेश्चन है? नहीं, ये एक्चुअली गुडविल की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 31 मार्च 2019 को 10 लाख का प्रॉफिट है, 31 मार्च 20 को 15 लाख का प्रॉफिट है और 31 मार्च 21 को 20 लाख का प्रॉफिट है. पहले एक बार लिख लेते हैं. So 31st March 19, 31st March 20 and 31st March 21. यहाँ पे प्रॉफिट्स है 10 लाख, here it is 15 lakh and here it is 20 lakh. ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? ऑन 30th सितंबर एक मेजर रिपेयर हमने करवाई है अपनी प्लांट एंड मशीनरी की, जो कि 5 लाख रुपीस की है, बट गलती से हमने इसको एक एक्सपेंस मान लिया. तो इस टाइप के आपने क्वेश्चंस किए है ना गुडविल में कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया. तो वहां यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि मेजर रिपेयर हुई है, आपको इसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करना चाहिए था, बट आपने इसे खर्चा मान लिया, एक्सपेंस मान लिया. तो आपने इसे पीएनएल के डेबिट साइड पे दिखा दिया, जिस वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए उस साल के. बट दिस इज अ मिस्टेक. तो इसे ठीक करने के लिए उस ईयर के प्रॉफिट्स को बढ़ा दो बाय दिस अमाउंट. नाउ यहाँ पे गलती ये भी होती है कि ये जो 30th सितंबर की डेट है वो एक्चुअली किस में फॉल कर रही है, इसमें भी बच्चे गलती कर रहे हैं. तो दिस इज द ईयर एंड. जैसे ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को, ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को, ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21 को. तो जैसे ये साल जो है ये एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को, यानी ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को. तो ये जो डेट है एक्चुअली वो इसी साल में फॉल कर रही है, तो प्लीज ये गलती मत करना. हमने इसे खर्चा मान लिया, बट इसे हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करना चाहिए था क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो इस साल के प्रॉफिट्स गलती से कम हो गए हैं, उसे ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स को बढ़ाओ. देन नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं कि इस प्लांट एंड मशीनरी पे लगनी चाहिए डेप्रीसिएशन. ठीक है, हमने इसे प्लांट एंड मशीनरी माना ही नहीं, तो हमने डेप्रीसिएशन लगाई ही नहीं, बट अब हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है. तो इस वजह से अब मुझे अपने प्रॉफिट्स कम करने हैं बिकॉज डेप्रीसिएशन दिखानी है. यहाँ पे डेप्रीसिएशन इज 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है, WDV नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट. तो यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे और प्रॉफिट्स को कम करेंगे एंड ऑल्सो फॉर दिस ईयर, दोनों सालों में. अगर इसके आगे भी कोई ईयर्स होते तो उसमें भी, क्योंकि मशीनरी अभी कंटिन्यूड है बिजनेस में, हमने उसे सेल नहीं किया है. राइट, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगेगी 5 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि आपने ये मशीनरी को डेबिट करना है 30th सितंबर को. मतलब एक तरह से आपने मशीनरी खरीदी है 30th सितंबर को, वैसे खरीदी नहीं है, रिपेयर हुआ है उसका, बट स्टिल द इफेक्ट इज द सेम. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन 5 लाख पर 10%. So that becomes 25,000.
और यहाँ पे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 5 लाख पर 10%, सो दैट इज 50,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स का क्या एवरेज निकालना है? नहीं, एवरेज नहीं निकालना है, टोटल प्रॉफिट्स निकालने हैं। सो जस्ट द टोटल, इसका टोटल हो गया जैसे 10 लाख, then here it is 20 lakh minus 25, 1975, 19 lakh 75,000, and here it is 19 lakh 50,000। ठीक है, अब तीनों को ऐड करो टू गेट द आंसर, एंड द आंसर कम्स आउट टू 49 लाख एंड 25,000। चलो आगे बढ़ते हैं। राम श्याम मोहन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 5:3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपनी रेशो करेंगे 2:3:5, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यूज। तो आपको ये बात पता है, अगर हमें बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, ऑल्टर नहीं करना है, तो हम एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, विच इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे पीएनएल जिसका क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की वैल्यूज गिवन है, तो इनको हम नेट करेंगे प्रॉफिट, और ये एक तरह का लॉस है, तो इसको नेट करो 24,000 माइनस 12,000, यानी 12,000 के अमाउंट के लिए हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, विच इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस, जो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, अगर मैं राम की बात करूं, old share is 5/10 and new share is 2/10, so the answer is 3/10। ये सेक्रीफाइस है। वैसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि श्याम के कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट श्याम। यस, श्याम का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 3/10, और श्याम का जो न्यू शेयर है दैट इज ऑल्सो 3/10। तो श्याम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे एंट्री पास करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई कैन सिंपली से कि श्याम के कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि वो गेन भी नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स आर 60,000, तो इसका मीनिंग क्या है? ये मैंने किसी और वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। जब मैं किसी बिजनेस की गुडविल ले रही हूँ, किसी बिजनेस की रेप्यूटेशन ले रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ उस सिचुएशन में मैं 50,000 के प्रॉफिट्स कमाऊंगी अगर मैंने उसका नाम खरीदा, अगर मैंने उसकी रेप्यूटेशन खरीदी। और अगर मैंने उसका नाम नहीं खरीदा, मैं नॉर्मल बिजनेस कर रही हूँ, अपनी मेहनत से काम कर रही हूँ, तो मैं कमा पाऊंगी 60,000 रुपीज। ये क्या बात हुई? अगर मैंने उसका नाम खरीदा तो 50,000 कमा पाऊंगी, अगर उसका नाम नहीं खरीदा, अपनी मेहनत से काम किया, तो 60,000 कमा पाऊंगी। तो क्या उसकी कोई गुडविल है? इस केस में तो उस बिजनेस की कोई गुडविल ही नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ पार्टनर्स है, उनकी रेशो 5:3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारी रेशो होगी 2:3:5। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 4,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 19,000 और बुक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है 20,000 से। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? ताकि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाए तो उसमें से हम कवर अप कर लें। तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 20,000, बट अब मार्केट में उनकी वैल्यू हो गई है 19,000, तो 1,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है। इस फॉल को कवर अप करने के लिए ही तो हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4,000 का, जिसमें से 1,000 तो यूज हो जाएगा टू कवर अप दिस फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 3,000 का है। इसका हम क्या करते हैं आपको पता है, वैसे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, राइट? व्हाट इज द क्वेश्चन? Y का अकाउंट इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पे 3,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, लाइक आई सेड
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैसे नेचर होती है क्रेडिट, क्योंकि ये एक रिजर्व है, बट इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब इसकी डेबिट नेचर हो जाएगी और ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। सो 2x 2y 2z 3000 का रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो ऑफ 5:3:2। सो 3000 का 3/10 पोर्शन आप निकालेंगे, द आंसर विल बी 900। तो y का अकाउंट क्रेडिट होगा 900 से। दैट इज द राइट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, डेटर्स की वैल्यू 2,60,000 है और 20,000 का प्रोविजन है, तो नेट वैल्यू आ गई है 2,40,000। यहाँ पे लिखा है कि बैड डेट्स हुए हैं आपके 40,000 रुपीज के और आपको 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो आप बताइए कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहले समझते हैं मुझे। यहाँ पर 20,000 का प्रोविजन है और 40,000 के बैड डेट्स हो गए, तो आप बताओ क्या हमें शॉक लगा, क्या हमें परेशानी हुई? यस। कितने से परेशानी हुई? 20,000 का तो प्रोविजन बना हुआ था, बट बैड डेट्स 40,000 के हो गए, तो 20,000 से हमें यहाँ पे परेशानी हुई है, 20,000 से हमें शॉक लगा, ऐसे हम क्लास में कहते हैं। तो जितने से भी आपको शॉक लगा वो वैल्यू आप रीवैल्यूएशन में शो करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 20,000 के बैड डेट से प्रॉब्लम हुई है। ओके, अब बताइए इस वक्त इन बैड डेट्स के होने के बाद मेरे पास प्रोविजन कितना बचा? तो हम कहेंगे कि प्रोविजन जो रिमेनिंग है वो 0 है, बचा ही नहीं, क्योंकि सारा तो यूज हो गया ना। इसको कवर अप करने के लिए सारा यूज हो गया, तो कोई प्रोविजन अब बचा नहीं। बट हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। तो जो हमें प्रोविजन चाहिए दैट इज 5% ऑफ डेटर्स। बट बी केयरफुल, यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू है 2,60,000, जिसमें से पक्का बैड कितने हो गए? 40,000। अब कितने के डेटर्स बचे हैं? 2,20,000, जिन पे हमें डाउट हो सकता है क्योंकि इतने के डेटर्स रिमेनिंग है। तो इस पे 5% का प्रोविजन हम क्रिएट करना चाहते हैं, विच विल बी 11,000। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मैम 2,60,000 के डेटर्स थे, उसमें से 40 के आप बैड डेट कह रहे हो, बट जो शॉक लगा वो तो 20 का है ना, तो आपको यहाँ पे 20,000 माइनस करना चाहिए। द आंसर इज नो। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पक्का पक्का जो बैड हो गए हैं उनको माइनस करो, चाहे शॉक लगा चाहे नहीं लगा। जो पक्का बैड हो गए हैं उन पे तो हमें डाउट नहीं हो सकता ना। जो बचे हैं डेटर्स उन पे ही हमें डाउट हो सकता है कि हाँ ये डाउटफुल है, तो इसके ऊपर 5% का प्रोविजन आप बनाएंगे। तो जितने पक्का पक्का बैड हो गए हैं वो पूरा माइनस करेंगे। तो अब मुझे 11,000 का प्रोविजन चाहिए। पहले कोई प्रोविजन बचा नहीं था, अब मुझे 11,000 का क्रिएट करना है। सो देयर इज एन एडिशन ऑफ 11,000 इन द प्रोविजन, जो कि आप डेबिट साइड पे शो करेंगे रीवैल्यूएशन में, क्योंकि प्रोविजन बनाना इज लाइक अ लाइबिलिटी क्रिएट करना। तो यहाँ पे दैट्स इट, यही दो बातें हैं रीवैल्यूएशन में, दोनों डेबिट साइड पे आ रही हैं। सो दिस इज अ लॉस ऑफ 31,000। वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या लॉस। सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ 31,000, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। Find out the loss for the year 2019-20 from the following information. यहाँ पे the firm is selling its entire business, so goodwill is estimated at 3 years purchase of the average profits of last 5 years. यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आपको गिवन है और 1 साल का मिसिंग लॉस वो आपसे पूछ रहे हैं। एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे इन प्रॉफिट्स का पहले एवरेज किया होगा, 60,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000। लॉस की जगह हम एक्स लिख देते हैं और माइनस में लिखेंगे,
क्योंकि लॉस इज लाइक अ नेगेटिव प्रॉफिट, तो इसको माइनस में लिखेंगे। प्लस 70,000, इसे डिवाइड करेंगे 5 से टू गेट द एवरेज एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, क्योंकि गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इससे हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी विच इज 1,50,000। दैट्स इट। अब हमें x के लिए ये सॉल्व करना है। टेक 5 टू द अदर साइड एंड 3 ऑल्सो हियर, तो उस तरफ आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, इस 2,50,000 को आप इधर ले आए और x को उधर ले जाएं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कि देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10,000। चेक करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 10,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is not correct? Change in profit sharing ratio leads to dissolution of partnership and not the firm. This is a true statement. जब चेंज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं। Sacrificed share is old share minus new share, gain share is new share minus old share, yes ये तो आपको पता ही है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है आउट ऑफ दीज, यानी ये सही आंसर है, बिकॉज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसका नाम है इंटैंजिबल एसेट्स, वो कहता है कि ओनली इफ द गुडविल इज परचेज्ड, उसी को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ओनली व्हेन मनी is paid for it, consideration is paid for it. सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। Then, which of the following is not transferred to partner's capital account? Retained earnings, general reserve, employees provident fund या contingency reserve? तो आंसर है employees provident fund। इसे हम partners capital account में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, बट नहीं, ये पार्टनर्स का राइट नहीं है, ये एम्प्लॉयज का है, तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करते हैं। देन any change in the relationship of existing partners which results in an end of the existing agreement and enforce making of a new agreement is called revaluation of partnership, reconstitution of partnership, relationship of partnership या dissolution of partnership firm। तो अगर पुराना रिलेशनशिप चेंज होता है या अग्रीमेंट चेंज होता है और एक नया बनता है तो इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। Which of the following does not result into reconstitution of a firm? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से तो यस रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, डेथ से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी होती है, इससे तो फर्म ही खत्म हो जाती है। सो दिस इज द राइट आंसर कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। ओके, देन मैं आपके लिए एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर लेकर आई हूँ। केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसे यूजुअली घबरा जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, वैसे बहुत ही सिंपल होते हैं। एक और बात आप देखेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स गो थ्रू किए हैं कि अगर केस स्टडी से रिलेटेड सपोज 5 क्वेश्चंस हैं तो 5 टाइम्स वो उसी केस को लिख रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस बना के और बस ऑप्शंस चेंज हो रही हैं, सेम केस इज रिपीटेड 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो इसमें से कोई भी अटेम्प्ट करें, कोई भी अटेम्प्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि एक केस से रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो सारे 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, उन्होंने उनको इंडिविजुअल क्वेश्चन जैसा बनाया है। ठीक है, तो आप एक केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, बाकी छोड़ दो, दैट इज पॉसिबल। छोड़ दो मतलब आपको पता है ना 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, सो लाइक दैट। ओके, तो यहाँ 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया फ्यू इयर्स बैक। राका, सीमा, महेश, वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स 5:3:2 में। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम शेयर करेंगे प्रॉफिट्स 2:2:1 में। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 90,000 का बुक्स में,
और गुडविल जो है फर्म की वो 70,000 पे वैल्यू की गई है। एक क्लेम आया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड 40,000 का, और रीवैल्यूएशन पे भी हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। पूछ रहे हैं कि कौन सा पार्टनर ना तो गेन कर रहा है ना तो सेक्रीफाइस, तो सिंपली ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके हम बता देंगे। जैसे अगर हम राका की बात करें तो 5/10 इज द ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर इज 2/5। सो ये जीरो तो नहीं आएगा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया सेक्रीफाइस। देन अनदर पार्टनर इज सीमा। सीमा का पुराना शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है 2/5। तो ये भी जीरो तो नहीं होगा, दिस इज -1/10, दिस इज गेन। और महेश की बात करें तो पुराना शेयर है 2/10 और नया है 1/5, तो यही जीरो होगा। So this partner is neither gaining nor sacrificing. तो this answer is महेश। ठीक है, आगे देखते हैं। Now, whose capital account will be debited for adjustment of goodwill? तो गुडविल की एंट्री कैसे पास करते हैं हम इस चैप्टर में? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो डेबिट होगा वो गेनिंग पार्टनर होगा ना, तो गेनिंग पार्टनर कौन है? सीमा। So Seema is the right answer for this part. Then, while adjusting workman compensation, Mahesh capital account will be, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हमारे पास था 90,000 का और उसमें क्लेम आया है 40,000 का। यस, देयर इज अ क्लेम ऑफ 40,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो अभी कितना फंड हमारे पास रिमेनिंग है? 50,000 का फंड रिमेनिंग है, विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू राका's कैपिटल अकाउंट, टू सीमा's कैपिटल अकाउंट, टू महेश कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, और 50,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। So old ratio है 5:3:2 and they are talking about this partner. So workman compensation reserve 50,000 का है, इसमें से महेश का शेयर होगा 2/10. So the answer will be credited by 10,000 rupees. ठीक है, सिंपल है। देन रीवैल्यूएशन गेन में सीमा का क्या एडजस्टमेंट होगा? तो रीवैल्यूएशन का गेन कितना था? दैट वाज 40,000। 40,000 को आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राका, सीमा और महेश इन ओल्ड रेशियो। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 40,000। तो सीमा का शेयर बनेगा 3/10। सो द आंसर विल बी 12,000। 12,000। एक बार चेक करें। Right, champ. So this is it for this video. I hope this video helped you. If it did, please like the video. और बाकी सभी चैप्टर्स के लेवल अप क्वेश्चंस भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।